Hello everyone. Hello students. Welcome to all of you in 11th chemistry class. हाइड्रोजन चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है, जिसमें कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, उसके अलावा वाटर और हैवी वाटर, इन सब के बारे में बता चुके हैं कि किस तरह से उनका प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह से उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं और उनकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में सब टोटल डिस्कस हो चुका है। आज के क्लास में हमको हाइड्रोजन चैप्टर से ही हाइड्रोजन का यौगिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से उसको प्रिपेयर करते हैं, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इससे पहले दो कंपाउंड थे, वाटर और हैवी हाइड्रोजन का कंपाउंड हैवी वाटर ड्यूटेरियम का कंपाउंड है, उसके बारे में डिस्कस हुआ था। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, दिख रहा है सबको? ऐसे जाएगा तो मुझे नहीं दिखेगा, ऐसे ठीक। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। इसकी खोज किसने की थी? थीनार्ड नामक वैज्ञानिक ने। उपस्थित कहाँ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? बहुत कम मात्रा में वायुमंडल में और पौधों में पाया जाता है। अब इसके पहले हम डिस्कस करेंगे बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में सबसे आसान विधि है कि जिस तरह से पहले बनाई गई थी जब खोज किया गया था, कि सोडियम पेरोक्साइड, ये हल्का दिख रहा है, हम बोल रहे हैं, इसको नोट कर लो, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एरो के बाद Na2SO4 सोडियम सल्फेट और H2O2। तो ये रिएक्शन दिख नहीं रहा है, इसको कॉपी में नोट कर लो। Na2O2 प्लस H2SO4, एरो के बाद NO2SO4, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो ये बनाने की सबसे सिंपल विधि है सोडियम पेरोक्साइड पर ठंडे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा। 20% सल्फ्यूरिक अम्ल को बर्फ में ठंडा करके उसमें सोडियम पेरोक्साइड थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालने से ये रिएक्शन होता है। विलयन को ठंडा करते हैं तो सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। फिल्टर करने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लगभग 30% विलयन प्राप्त होता है, जिसमें सोडियम सल्फेट की कुछ अशुद्धि होती है इस विधि में। दूसरी है बेरियम पेरोक्साइड BaO2 का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और जल की से कराते हैं तो बनता है बेरियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें क्या करते हैं, ठंडे आसुत जल में, जो ये रिएक्शन दिखाया किस तरह से बनता है, इसमें ठंडे आसुत जल में बेरियम पेरोक्साइड को घोल लेते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेरियम परऑक्साइड से बेरियम कार्बोनेट में बदल जाता है ये, और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। तो ये दूसरी विधि हो गई। क्या हो गया भाई? अब जो ये विधि बेरियम परऑक्साइड से बनाने की बताया, ये विधि कहलाती है मर्क विधि। तीसरी विधि हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड पर ठंडे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से। तो हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड मतलब इसमें जल का अणु होगा और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से इसका रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलती है। तो ये कुछ जनरल विधियां थी किस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। अब ये है औद्योगिक उत्पादन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग क्योंकि बहुत सी चीजों में होता है, तो इसका औद्योगिक निर्माण भी जानना जरूरी है। इसमें ये है एथिल एंथ्रोक्यूनॉन के स्वतः ऑक्सीकरण द्वारा, ये आधुनिक विधि है। इसमें एथिल एंथ्रोक्यूनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं जिससे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। रिएक्शन ये है, एथिल एंथ्रोक्यूनॉल ऑक्सीकरण कराते हैं पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ दिया होगा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका अपचयन कराया जाता है तो ये खुद बदल जाता है एथिल एंथ्राक्यूनॉल और साथ में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस तरह के रिएक्शन इसको नोट कर लेना, तुम्हारी किताब में है। अगर किताब खोल के रखे हो, अगर है तो उसमें टिक कर लो, और अगर नहीं है तो उसको कॉपी में तुरंत नोट करो। उसके बाद दूसरी औद्योगिक विधि है प्रोपेनॉल 2 के ऑक्सीकरण द्वारा। ये क्या है, प्रोपेनॉल है। इसका ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीजन से, इसमें दाब हम काफी बढ़ा देते हैं तो एसीटोन बनता है और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो औद्योगिक निर्माण की ये प्रमुख विधि है। उसके बाद पुरानी विधि जिससे बनाते थे सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन द्वारा। इसमें 50% सल्फ्यूरिक अम्ल का कम ताप पर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च धारा घनत्व इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य। तो इलेक्ट्रोलिसिस होने पर क्या बनता है, पायरो पराक्सोडाई सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और उसके बाद पूरा रिएक्शन इस तरह देख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड पहले हाइड्रोजन आयन और बाई सल्फाइड आयन हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन या जिसको बाई सल्फेट आयन कहते हैं, एनोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके पराक्सो डाइट सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है H2SO8। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कैथोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन इसको ग्रहण कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये जो पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बना था, इसकी जल से क्रिया होती है तो पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जल से क्रिया करके हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो जाता है, अंत में हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलती है। तो ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हो फिर से। तो ओवरऑल रिएक्शन ये है, पहले क्या होता है और आगे है। पहले सल्फ्यूरिक एसिड
का विलयन है, जब इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन आयन और बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन इसको कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और कैथोड पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे अलग हुआ था पहले वाले रिएक्शन में, वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। आगे क्रिया क्या होती है, जो पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बना था, ये जल से क्रिया करके पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाता है। अब ये पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जो बना अभिक्रिया में, वो विलयन में उपस्थित जल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन पराक्साइड बनाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन पराक्साइड का 30% विलयन प्राप्त होता है। ठीक है। अब अगली विधि है अमोनियम सल्फेट के सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा। अमोनियम सल्फेट का विलयन किसमें बनाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम बाइसल्फेट। अब विद्युत अपघटन जब कराते हैं, विद्युत अपघटन के लिए जानते हो सेल में विलयन लेते हैं, तो इस विलयन का सेल में विलयन लेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अमोनियम सल्फेट आयन। अब ये जो बना यहाँ पे अमोनियम बाइसल्फेट, इन दोनों के रिएक्शन से वो टूट करके हाइड्रोजन आयन देता है और अमोनियम सल्फेट आयन देता है। अब एनोड पे अमोनियम सल्फेट आयन अमोनियम पराक्सो डाई सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो एनोड पे ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। फिर कैथोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जो हाइड्रोजन आयन है विलयन में, उनसे जुड़ करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ पे अमोनियम पराक्सो डाई सल्फेट बना था, वो सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करके पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनियम सल्फेट बनाता है। अब ये पराक्सो डाई सल्फेट सल्फ्यूरिक जल से क्रिया करके पराक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसी पराक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल से जब इसकी का रिएक्शन जल से होता है तो हाइड्रोजन पराक्साइड बनती है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो इस रिएक्शन को फिर से देखो कैसे होता है। पहले क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट का सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन बनाते हैं। तो ये अमोनियम सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल ये बदल जाता है सोडियम अमोनियम बाइसल्फेट में। अमोनियम बाइसल्फेट हाइड्रोजन आयन और अमोनियम सल्फेट में टूट जाता है विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब एनोड पे ये अमोनियम सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन दे करके अमोनियम पराक्सो डाई सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है कैथोड पे, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसकी रिएक्शन बाकी है। चले गए। अमोनियम पराक्सो डाई सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और साथ में अमोनियम सल्फेट। फिर इसी का रिएक्शन कट क्यों रहे हैं, क्या बात है, नेट नहीं चल रहा है लोगों का। उसके बाद अब ये पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल वाटर से क्रिया करके पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल जल से क्रिया करके हाइड्रोजन पराक्साइड बनाता है। तो ठीक है, ये रिएक्शन क्लियर। अब जो हमको हाइड्रोजन पराक्साइड मिलती है वो 30% होती है, बाकी उसमें जल मिला होता है, सिर्फ 30% का यानी डाइल्यूट हाइड्रोजन पराक्साइड मिलती है। उसके बाद हमको उसका सांद्रण करना होता है। तो किस तरह से सांद्रण करते हैं, अलग अलग विधियां हैं। हाइड्रोजन पराक्साइड का सांद्रण बहुत सावधानी से किया जाता है क्योंकि गर्म करने पर जल और ऑक्सीजन में ये अपघटित होने लगती है। तो इसको सांद्रित करने की कई विधियां हैं। पहली है एक बाई फ्रीजिंग यानी ठंडा करके। हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन को हिमकारी मिश्रण में ठंडा करने पर
जल बर्फ बनकर अलग हो जाता है और अवशेष में सिर्फ H2O2 की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। तो सिंपल मेथड है। दूसरा है भाई इवोपरेशन यानी वाष्पन द्वारा। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलयन हमें मिला उसको जल ऊष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पित करने पर कुछ जल वाष्पित हो जाता है और विलयन में हाइड्रोजन, जब जल वाष्पित होकर निकल जाएगा तो विलयन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जो लगभग 45% तक होती है, बहुत ज्यादा इससे नहीं हो पाती। तीसरी है कम दाब पर आसवन करते हैं। आसवन क्या होता है कि पहले जिस पदार्थ को हमें शुद्ध करना होता है उसको पहले हम गैस में बदलते हैं, फिर गैस को ठंडा करके लिक्विड में बदलते हैं, तो ये होता है आसवन। कम दाब पे आसवन इसलिए करते हैं कि अगर ज्यादा दाब पे आसवन करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाष्पित हो जाएगी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आसवन करने से जल की काफी मात्रा वाष्पित हो जाती है और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लगभग 90% विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका हम प्रभाजी आसवन कराते हैं, जिसका डायग्राम इस तरह से है। यहाँ पे फ्लास्क में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे, टेम्परेचर लगा, थर्मामीटर लगा देंगे टेम्परेचर देखने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर बाथ से गर्म करेंगे रख करके ताकि डायरेक्ट हीट से ये बचा रहे, तो वाष्प से ये गर्म होगा। और इसमें क्या है, ये रिसीवर है, यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगी और ऊपर से ठंडा करने के लिए कोल्ड वाटर इसके ऊपर गिरता रहेगा। और इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ कर देते हैं वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप से कनेक्शन करने से क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाएगा तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड उबलने लगता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, तब जब यहाँ से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाष्पित होकर यहाँ आती है, ठंडी होती है, वो अपघटित नहीं होती और इसका सांद्रण हो जाता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्रिस्टलन कैसे करते हैं? 99% शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ भाग को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और ईथर के हिम मिश्रण द्वारा ठंडा करने पर प्राप्त ठोस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किए गए 99% शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डाल देने से शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। उसके अलावा निल्वा जल शोषित से भी इसका वाष्पन किया जाता है, इसका क्रिस्टलन किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का सांद्र अम्ल के ऊपर वैक्यूम डेसिकेटर में वाष्पन कराने पे 95% सांद्रता का हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन प्राप्त होता है। अब ये तो था कि हमको जब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया तो वो एकदम डाइल्यूट था, फिर हमने उसको विभिन्न विधियां अपना करके उसको कंसंट्रेट किया। अब उसके बाद अब सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, जो कि जितनी विधियां तुमने देखा उसमें 30% से ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनती और बाकी उसमें जल होता है, तो उसको सांद्रित किया जाता है। अब सांद्रण करने के बाद उसके जो आयतन में किस तरह से व्यक्त करेंगे, इसकी कुछ विधियां हैं। अब पहला है आयतन में व्यक्त करना। क्या लिखा है, पढ़ो इसको। एक आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का पूर्ण अपघटन करने पर उससे प्राप्त ऑक्सीजन गैस का एनटीपी पर जो आयतन होगा उसके रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सांद्रता व्यक्त की जाती है। मतलब 20 आयतन वॉल्यूम में H2O2 से ये अभिप्राय है कि 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का अगर अपघटन किया जाए तो एनटीपी पे 20 मिलीलीटर गैस, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। अगर कहीं लिखा है कि 20 अति, क्या कर रहा है, कौन कलर कर रहा है बैठ के, है ठीक से देखोगे, उसमें बैठ के लाइन खींच रहा है।
तो जब 20 आयतन H2O2 कहीं लिखा हुआ होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन का जब हम अपघटन कराएंगे तो एनटीपी पे 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। दूसरा तरीका इसको व्यक्त करने का है प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता। 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की सांद्रता व्यक्त की जाती है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल लगाओगे, दिया होगा बुक में, छोटे मोटे दिए होंगे कहीं, तो उसको देख सकते हो, तो उससे ये बातें क्लियर होंगी। मोलरता के रूप में भी किया जाता है और उसके अलावा सांद्रता के रूप में भी। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसमें ये तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन वाला बताया तुमको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की आयतन में व्यक्त सांद्रता को प्रतिशत सांद्रता में कैसे व्यक्त करेंगे, इसको देखो। H2O2 बैलेंस रिएक्शन जब लिखोगे 2H2O2 लिक्विड में इसका अपघटन कराएंगे तो 2H2O प्लस O2, यानी ये ऑक्सीजन हमें मिल रही है इसका अपघटन। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये कितनी मात्रा है, 2 मोल, और 2 मोल को अगर हम ग्राम में बदलें, पहले इसका अणुभार निकालेंगे H2O2 का, है ना, 2 प्लस 34 32, 2 इंटू 34 हो जाएगा। इसका अणुभार H2O2 का होता है 34 और 2 है चूंकि, तो हो जाएगा, तो यानी 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो ग्राम में भार होगा वो कितना होगा, 68। अब ये जल से, ये इसके अपघटन से ऑक्सीजन मिल रही है 1 मोल, यानी 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीजन मिल रही है 1 मोल, यानी 32 ग्राम। और 1 मोल ऑक्सीजन का एनटीपी पे आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो पढ़ चुके हो पहले चैप्टर में। उसके बाद मान लो H2O2 विलयन की आयतन में सांद्रता V है, ठीक है, H2O2 विलयन की आयतन में सांद्रता V है, तो H2O2 के 1 विलयन के अपघटन से एनटीपी पर प्राप्त ऑक्सीजन भी क्या होगी, सांद्रता का मतलब ये VmL ही होगा, यानी H2O2 विलयन की आयतन में सांद्रता VmL। इसका मतलब H2O2 के 1 ml विलयन के अपघटन से एनटीपी पर ऑक्सीजन कितनी मिल रही है। अभी पहला वाला जो बताया था उसे बताया था जितनी ऑक्सीजन मिलेगी वही उसकी सांद्रता कहलाती है। अब H2O2 के 100 ml में निकालना है तुमको, क्योंकि प्रतिशत मात्रा निकालना है। H2O2 के 100 ml विलयन के अपघटन से एनटीपी पर प्राप्त ऑक्सीजन 100 into VmL हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं एनटीपी पर। अब एनटीपी पर देखना है, 22.4 लीटर को हम 22,400 ml कहते हैं, ml में बदलेंगे तो इतना आएगा। तो एनटीपी पर 22,400 ml O2 प्राप्त होती है, कहां से, 68 ग्राम जो यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड से 22.4 लीटर यानी 22,400 ml O2 प्राप्त हुई 68 ग्राम H2O2 से। तो अब ये जो हमने ये निकाला है कि 100 into V ml O2 कितने H2O2 से प्राप्त होगी, तो ये हो जाएगा 68 अपॉन 22,400 into 100 into V। तो H2O2 विलयन की प्रतिशत सांद्रता क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.304 into V प्रति 100 ml। तो इस तरह से इसकी गणना की जाती है। अभी एक एग्जाम्पल दे करके इसको समझाया है, इसको तो देखो। 20 आयतन H2O2 विलयन की प्रतिशत सांद्रता की गणना, अगर कहीं पे दिया हो कि 20 आयतन H2O2, अब तुम्हें ये फार्मूला मालूम है, तो ये प्रतिशत सांद्रता निकालने का फार्मूला क्या है, H2O2 विलयन की प्रतिशत सांद्रता, इसको याद करना होगा 68 अपॉन 22,400 इंटू 100 V। तो इसी में अब V क्या है, 20 आयतन, तो यहाँ पे 20 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, तो उसी को यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है कि 20 आयतन वाले H2O2 की प्रतिशत सांद्रता की गणना कीजिए, और जिसको यहाँ सामने हल करके ये देखा कि किस तरह से है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 4.56 प्रतिशत सांद्रता के हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की आयतन में सांद्रता की गणना। तो चूंकि फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत सांद्रता इज इक्वल टू 68/22,400 इंटू 100V। तो यहाँ हमको प्रतिशत सांद्रता दी हुई है, इसको रख देंगे, V निकालना है तो आयतन में सांद्रता इज इक्वल टू हो जाएगा प्रतिशत सांद्रता इंटू 22,400 बटे 68 इंटू 100। इसको पूरा सारी वैल्यूज रखोगे, हल करोगे, इसको कॉपी में नोट करो और हल करो तो आएगा 15.0 आयतन H2O2। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की आयतन में व्यक्त सांद्रता को मोलरता और नॉर्मलता में व्यक्त करना। ठीक है, अब बताया है कि H2O2 को जब अपघटन कराते हैं इसका, तो 2H2O और O2 यानी 1 मोल पे आयतन कितना होता है, 2 मोल H2O2 से 22.4 लीटर ऑक्सीजन मिलती है NTP। तो समीकरण से में क्या लिखोगे, NTP पर 22.4 लीटर O2 से कहां से मिल रही है, 2 मोल H2O2 से। ठीक है, अब H2O2 विलयन की आयतन में सांद्रता कितनी है, V आयतन H2O2, और H2O2 विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी, 2/22.4 गुणे V मोल प्रति लीटर। तो विलयन की नॉर्मलता इज इक्वल टू, विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध खोल करके पहला चैप्टर पढ़ना कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, तब ये समझ में आएगा कि अब मोलरता हमने निकाल लिया तो विलयन की नॉर्मलता हो जाएगी 2 इंटू H2O2 विलयन की मोलरता तुल्यांक प्रति लीटर। अब इसको उदाहरण से समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। 20 आयतन H2O2 विलयन की मोलरता की गणना कैसे करते हैं, विलयन की मोलरता 2/22.4 इंटू V मोल प्रति लीटर। यहाँ फार्मूला हमने निकाला मोलरता के लिए, तो इस फार्मूले को याद रखोगे। अब V इज इक्वल टू H2O2 विलयन की आयतन में सांद्रता यहाँ दी है 20 आयतन, तो ये जाएगा 20 आयतन H2O2। अब विलयन की मोलरता इस फार्मूले में आओगे तो V की जगह 20 लिखोगे तो आंसर आएगा, मोलरता कितनी आएगी 1.79। और विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है 2 इंटू मोलरता। नॉर्मलता बराबर होता है 2 इंटू मोलरता। टू इंटू मोलरता रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि विलयन की नॉर्मलता इतनी होती है। तो इन चीजों को कॉपी में नोट करके करना, तब ये क्लियर होगा। अब है हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण। पहले भौतिक गुण पे आते हैं कि शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड लगभग रंगहीन गाढ़ा द्रव है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जल, एल्कोहल और ईथर में विलेय है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो बॉइलिंग पॉइंट है 152 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका हिमांक है 0.41 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन परऑक्साइड अपने क्वथनांक पर अपघटित होने लगता है, इसी कारण इसका आसवन कम दाब पर किया जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण हाइड्रोजन परऑक्साइड जल के सदृश एक संगुणित या एसोसिएटेड लिक्विड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं और इस वजह से ये एक एसोसिएटेड लिक्विड की तरह व्यवहार करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक भी उच्च होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड
तो अगर त्वचा पे गिर जाए तो फफोले डाल देता है। निर्जल हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रकाश में विस्फोट के साथ जल और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का जलीय विलयन प्रकाश के प्रभाव से धीरे धीरे अपघटित होता है, अतः प्रकाश के प्रभाव से बचाने के लिए हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन को गहरे भूरे रंग की विलयन में रखा जाता है। तो चूंकि टाइम अब खत्म की तरफ बढ़ रहा है, 5-6 मिनट बाकी है, तो कुछ रासायनिक गुण हम बता देते हैं, बाकी हम अगले क्लास से बताएंगे। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है इसका अपघटन हो जाता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड एक अस्थायी यौगिक है, साधारण ताप पे रखो तो धीरे धीरे अपघटित हो जाता है, और अपघटित होने पे क्या देता है, H2O और ऑक्सीजन देता है। उसके अलावा अगर प्लेटिनम, ब्लैक या इस तरह की चीजें हैं, AgA, FeCO धातुओं या भारी धातु आयनों की उपस्थिति में इसका अपघटन और शीघ्रता से होता है। तो ये तो रही अपघटन की बात। दूसरा है हाइड्रोजन पराऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसे पता चलता है कि शुद्ध H2O2 लिटमस विलयन को लाल कर देती है, परंतु हाइड्रोजन पराऑक्साइड का तनु जलीय विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होता है। तनु जलीय विलयन में H2O2 की प्रकृति क्षीण अम्लीय होती है, क्योंकि ये जब तनु विलयन में ये HO2- आयन बनाता है और साथ में हाइड्रोजन आयन देता है, तो अम्ल का गुण यही है कि वो हाइड्रोजन आयन देता है। उसके अलावा हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन में सोडियम कार्बोनेट का विलयन धीरे धीरे डालने पर सोडियम पराऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया किसको प्रदर्शित करती है, H2O2 के अम्ल की तरह व्यवहार करने को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट के विलयन में हाइड्रोजन पराऑक्साइड डालने पे ये ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करती है, जो इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट H2O2 के अपघटन को उत्प्रेरित करता है। उसके अलावा एक क्रिया ये हाइड्रोजन पराऑक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन में हाइड्रोजन पराऑक्साइड मिलाने पर हाइड्रेटेड बेरियम पराऑक्साइड बनता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन पराऑक्साइड जल के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रेटेड बेरियम पराऑक्साइड ये बनाता है। ये अभिक्रिया H2O2 अम्ल के सदृश। तो ये सारी रिएक्शन जो थे, इससे क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड अम्ल की तरह व्यवहार करती है। जितने भी रिएक्शन अभी बताए ये सारे अम्ल की तरह व्यवहार को बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम नॉर्मलता के रूप में बताने में रुक गए थे, तो ये इसको एक बार देख लो। हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन पराऑक्साइड के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और दूसरी तरफ नॉर्मलता के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन पराऑक्साइड के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो एक तुल्यांक H2O2 बराबर होता है 1/2 H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड। यानी H2O2 का तुल्यांकी भार क्या होता है, H2O2 का अणु भार बटे 2 से जब इसको डिवाइड कर दोगे इसके अणु भार को, तो तुल्यांकी भार आ जाएगा। और हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में ये संबंध होता है। H2O2 विलयन की नॉर्मलता बराबर होती है 2 गुणे मोलरता, जिसका एक न्यूमेरिकल में हमने बताया था। तो इसको पढ़ के फिर उस न्यूमेरिकल को देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास का टाइम अब खत्म हो रहा है। अब हम कल जो बताएंगे वो यहाँ से बताएंगे।
ये सारी चीजें हमने बता दी हैं। जब वीडियो जाएगा तो इसको देख लेना, और जो नहीं समझ में आएगा दोबारा देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगला जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीकारक गुण। यहाँ से हम कल के क्लास में मंडे को जब बताएंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीकारक गुण बताएंगे। तो आज का क्लास अब खत्म करते हैं।